Dear students, welcome back. Yes, again talking to my first semester students of BA Honors Political Science, of course the New Education Policy NEP और FY UGP, और उनकी एग्जाम जो CNI है जिसके लिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, जो 2 एग्जाम थी उनकी हो चुकी है, मुझे बताया गया है UPT एंड आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट इंडिया। ऑफ कोर्स एक में जो है मेरी गाइड मौजूद है, उन्होंने जरूर उसको यूज किया होगा आई होप, एंड दूसरे में सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद थे। CNI एक ऐसा यूनिट था जिसमें कुछ जो है वीडियो लेक्चर्स मिस कर रहे थे, वो मैंने कोशिश किया है कि जल्दी जल्दी करें। उसी सीरीज में आज चलिए तीसरी वीडियो जो छूटी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे कि एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से, ये लगातार 2 बार आई है, कम्युनलिज्म और राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है, ये इशू जो कि अभी भी, जब मैं कहता हूं कम्युनलिज्म तो साथ में आप कास्टिज्म, और इन दो जो डेमोन है वो हमारे सोसाइटी और पॉलिटी को अभी भी जो है प्लेग कर रहा है। मतलब वी आर नॉट गॉट ओवर विथ इट। तो इसीलिए ये केवल कॉलोनियल इंडिया की बात नहीं है, लेकिन अभी भी वो रिवर्बेट कर रहा है। तो हम सबों के लिए जानना जरूरी है कि ये है क्या और इसका राइज जो है वो कैसे हुआ ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया, और उसके परिणाम क्या हुए, और वी ऑल नो कि परिणाम क्या हुआ, दैट वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो लेट अस बिगिन दिस fascinating discussion, communalism in colonial India, which is one of the topic of CNI, colonialism and nationalism in India, first semester NEP BA Honors Political Science। इस वीडियो लेक्चर की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनलिज्म हम लोग देखेंगे, और उसको फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कम्युनलिज्म एज सच जो है बहुत अलग मायने है जो हम इंडिया में जैसे उसको यूज करते हैं। Then we will go to seeing factors leading to rise of communalism in colonial India. In India, ये मतलब bread and butter काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है आप कह सकते हैं, और यही आपको एग्जाम में लिखना भी है। और ये भी उतना इंपॉर्टेंट है कि उसका आउटकम क्या हुआ, आउटकम इन टर्म्स ऑफ कि कैसे जो है वो पार्टीशन में कन्वर्ट हुआ, और बीच में जो इवेंट हुए, एक तरह का इवेंचुअल लेखा जोखा, एक हिस्ट्री जैसा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, and how rise of communalism ultimately led to partition of India, and then of course we will sum up। यदि हम ये देखें कि क्या डेफिनेशन है या मीनिंग है कम्युनलिज्म का, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि इसका कोई एक मायने नहीं है। इसका सबसे जो सिंपल मीनिंग है वो ये है, शायद मैंने यहाँ पे उस तरह से पहले लिखा भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझिए, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी एंड अटैचमेंट टू वन one's community which is based on some identity जो कि जनरली बर्थ से रिलेटेड होती है। मतलब आइडेंटिटी कैन बी रिलीजियस, तो आपकी रिलीजियस कम्युनिटी है। आइडेंटिटी कैन बी कास्ट, तो आपकी कास्ट कम्युनिटी है। आइडेंटिटी कैन बी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। आइडेंटिटी कैन बी इथनिक, तो आपकी इथनिक कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी से यदि आप स्ट्रॉन्ग एफिनिटी अटैचमेंट फील करते हो, उसके लिए बहुत लॉयल हो, मरने मिटने के लिए तैयार हो, तो ये कम्युनलिज्म है। सेम वे आपको सुनाई पड़ेगा कि जैसे हम नेशन से अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वन नेशन होती है जो कि बहुत बड़ा कम्युनिटी है, इट इज कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, और वो कोई बर्थ से नहीं गाइडेड होके एक बहुत ही इमेजिन कम्युनिटी है। तो जिस तरह से उस कम्युनिटी से हम, उससे भी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हमको अपने प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी के बेसिस पे जो कम्युनिटी से एफिनिटी होती है उसको कम्युनलिज्म कहते हैं। यदि आप इस डेफिनेशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें बुराई क्या है, इसमें क्या बुराई, और इसमें कोई बुराई नहीं है। कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होने से बहुत एनर्जी अनलीश होती है, बहुत एजेंसी निकलती है, उससे बहुत बड़े बड़े काम जो है होते हैं। जितने भी विशाल काम हुए हैं वो कम्युनिटी जो है उसको हाथ में लेती है, चाहे वो समाज सुधार का हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट का हो, चाहे किसी चीज को बदल देने का हो, कम्युनिटी में बहुत ताकत होती है। लेकिन कहां पे जो है प्रॉब्लम शुरू होती है वो हम लोग अब थोड़ी देर में देखते हैं।
तो इसका जो मायने है वो इतना कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है कि एक मायने से आप नहीं ले सकते। अभी जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, अटैचमेंट टू वंस कम्युनिटी, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकलती है नेशनलिज्म के जैसे ही, और आप बहुत बड़े बड़े काम जो है कम्युनिटी कर सकती है, रिसोर्स मैनेज कर सकती है, अपने इंडिविजुअल मेंबर हैं उसका ध्यान रख सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है, सेल्फ रिलायंट हो सकती है, एंड लाइक दैट। लेकिन इसके बहुत ही निगेटिव कनोटेशंस और मीनिंग भी हैं, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो निगेटिव ही हैं। इन अब आइए थोड़ा सा चलते हैं निगेटिव। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, जहां पे कि बहुत सारे कम्युनिटी एग्जिस्ट करते हैं जिनका अपना अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी है और अटैचमेंट है, लिंग्विस्टिक हो, इथनिक हो, कल्चरल हो, चाहे रिलीजियस हो या कास्ट हो, it refers to strong allegiance to one's own community but developing antagonistic and conflictual relationship with other communities। यहां पे प्रॉब्लम है। कम्युनलिज्म डिनोट्स कि केवल आपको अपनी कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ही नहीं है, आपको दूसरे कम्युनिटी से थोड़ा आप एक तरह से कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन डेवलप कर लेते हो, आप उसको अदर मानने लगते हो, आप उसको उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, और आपके कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी में कन्फ्लिक्चुअल एंड कंट्राडिक्टरी रिलेशन जो है वो डेवलप होने लगता है। आपको लगेगा यदि उनको रिसोर्स ज्यादा मिल रहा है तो हमें कम मिल रहा है, यदि उन्हें वैल्यू ज्यादा मिल रहा है तो हमें कम मिल रहा है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिल रहा है तो हमें कम मिल रहा है, लाइक दैट आप कंपीट करने लगते हो। दिस इज कम्युनलिज्म। In this context, communalism refers to the conflict between different religious, ethnic or cultural community or groups within a society, nation। तो ये कम्युनलिज्म जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को डिनोट करने लगता है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्ट्रांगली विद देयर कम्युनिटी, ये भी इसका मीनिंग है। व्यू मेंबर्स ऑफ अदर कम्युनिटीज एज अदर और डिफरेंट, यहां पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। आपको स्ट्रांग एफिनिटी है अपने कम्युनिटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे कम्युनिटी मेंबर को या दूसरे कम्युनिटी को आप अदर या डिफरेंट मानने लगते हो, एंड it may also involve activities furthering interests of its community at the expense of other community। आप कुछ ऐसा करने लगते हो कि आप अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे कम्युनिटी को दबाने और उसको जो है पीछे ले जाने की भी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हो। कम्युनलिज्म ये भी डिनोट करता है। This may lead to extreme behaviors towards members of other community or tension, conflict और violence among community। अल्टीमेटली जो है आप हाथ में तलवार उठा के या आप लाठी उठा के मार पीट भी कर सकते हो, दंगा में भाग ले सकते हो। ये इस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर जो है कम्युनलिज्म डिनोट करता है कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा, और ये सब हम लोगों ने देखा है इंडिया में डे टू डे होते हुए। पॉलिटिकली इट मे डिनोट, अब पॉलिटिकल इसका जो डायमेंशन है वो बहुत ही विकराल है, विशाल है, और वो सबसे यूबिक्विटस है, मतलब वो हर जगह छाया हुआ है, जस्ट लाइक कास्टिज्म। पॉलिटिकली इट मे डिनोट डिफरेंट कम्युनिटीज डेवलपिंग एंटागोनिस्टिक इंटरेस्ट, सोर्सेज ऑफ पावर एंड फाइट फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। लड़ने लगते हैं दोनों, मतलब दो या कई कम्युनिटी जो है एंटागोनिकल इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। आपको पता है पॉलिटिक्स इज अल्टीमेटली इंटरप्ले ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर। जिसका पावर होता है उसकी इंटरेस्ट प्रिवेल करती है, तो हर कम्युनिटी अपने पावर को जुटाने लगता है। पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, पावर इन टर्म्स ऑफ मसल पावर, पावर इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, पावर्स इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, डायस्पोरा एंड मेनी अदर, और पॉलिटिकल कनेक्शंस, और अपने उस पावर का इस्तेमाल अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट और दूसरे कम्युनिटी को दबाने के लिए जब करने लगता है तब वो कम्युनल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड तब जो है ये फाइट किसके लिए होगा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे कम्युनिटी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, और जो रिसोर्स है डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे कम्युनिटी को ज्यादा हो, दूसरे कम्युनिटी को कम। तो ये सब जो है निगेटिव कनोटेशंस शुरू हो जाते हैं कम्युनलिज्म के। यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बड़ा पिकुलियर है, बहुत लिमिटेड इसका मीनिंग है, बहुत लिमिटेड। इसका मीनिंग सीधा है कॉन्फ्लिक्चुअल एंड एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, स्पेसिफिकली हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज, और कुछ नहीं ज्यादा। यहाँ हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी एंड मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, यही कम्युनलिज्म हमारे लिए है। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो इसी का पॉलिटिकल डायमेंशन। इट ऑल्सो डिनोट्स पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। तो कम्युनलिज्म जो है वो पॉलिटिक्स जो है जब रिलीजियस आइडेंटिटी पे होने लगता है तो ये कम्युनलिज्म है। सीकिंग वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, जब आप
कम रिलीजन के नाम पे वोट मांगने लगते हो, चूंकि आप हमारे रिलीजन के हो, हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है, हम रिलीजियस कम्युनिटी हैं, दूसरी कम्युनिटी हमें दबा देगी, वो रिसोर्स खा जाएगी, वो जो है रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ले लेगी, आपको अहित हो जाएगा। जब ये इस बेसिस पे आपसे वोट मांगा जाता है तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। कम्युनलिज्म इज नॉट मेयरली रिलीजियंस एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। इस बात को ध्यान देना है। आपको सुन के लग रहा हो कि जैसे ही रिलीजन का एंट्री हो गया पॉलिटिक्स में वो कम्युनल पॉलिटिक्स। नो, गांधी जी को याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि जब तक कि पॉलिटिक्स में रिलीजन ना मिला जाए, पॉलिटिक्स में सुचिता नहीं आएगी। रिलीजन, कई ग्रेट लोगों ने रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिलाया है, लेकिन वो सबसे बड़े जो हैं वो सेकुलर हुए हैं, सबसे बड़े सेकुलर हुए हैं। तो आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जान सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो रिलीजियस थे, लेकिन उतने ही जो है सेकुलर थे। गांधी जी भी बहुत रिलीजियस थे, लेकिन उतने ही ज़्यादा सेकुलर थे। तो यदि आप रिलीजियन का स्पिरिचुअलिटी को, उसकी सुचिता को, उसमें जो अच्छी बातें हैं, मोरलिटी है, यदि उसको पॉलिटिक्स में लेते हो तो वो कम्युनलिज्म नहीं है। जब आप मैकियावेलियन वे से, जब आप रिलीजियन को, लोगों के इमोशन को मैनिपुलेट करके वोट लेने के लिए करते हो, तब वो कम्युनलिज्म है। Communalism in Indian context may also denote exertion of Hindus as majority community and anxiety and apprehensions of the minority Muslim communities. मतलब अभी यदि करंट इंडिया में देखें और कॉलोनियल पीरियड में भी, तो हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी थे उस समय भी, अभी भी। तो उनका जो एजर्सन था कि हम मेजोरिटी है तो हमारा बोलबाला होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए, रिसोर्स पे हमारा हक होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पे हमारा हक होना चाहिए, वो, और उसी के प्रपोर्शन में जो घबराहट और एप्रीहेंशन जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की है, और उससे जो रिलेशनशिप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कंट्राडिक्टरी होता है, इसको भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कम्युनलिज्म कह सकते हैं। इस सोशल, अब देखिए इसको थोड़ा हायर लेवल पे सोचिए। सोशल स्ट्रक्चर, जो सोशल साइंस में स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिकरेंट पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, जो सैकड़ों सालों में एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, जो रिकरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशन, मतलब आप वैसा ही करने लगते हो। जैसे कि आप देखो, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर है, फैमिली एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप के रिकरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स और रिलेशनशिप को वो दर्शाता है। तो उसी तरीके से आप देखोगे तो कम्युनलिज्म एक सोशल स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर टाइप का जो है सोशल बिहेवियर और रिलेशनशिप को ये दर्शाता है। इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या है? अदरिंग, दूसरे को अदर करना, डिफरेंट बताना, एक्सक्लूजन, मतलब कि दूसरे को निकालो, अपने से जो है इंक्लूड मत करो, कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस, कम्युनल पॉलिटिक्स, ये सब इसके जो है कंपोनेंट हैं उस स्ट्रक्चर के। और कम्युनल आइडियोलॉजी जो है सस्टेन करती है इस स्ट्रक्चर को। कम्युनल आइडियोलॉजी कि भाई हमारा कम्युनिटी जो है वो अलग है, वो कम्युनिटी अलग है, वो कम्युनिटी आपको खा जाएगी, आपके कम्युनिटी को दबा देगी, वो रिसोर्सेज को ज़्यादा ले जाएगी, आप जो है घाटे में रहोगे। ये जो आइडियोलॉजी है कि हम जो है अलग हैं, हम उनके जैसे नहीं हो सकते हैं, और वो हमारे लिए एंटागोनिस्टिक है, हमारे दुश्मन है, इस टाइप की जो आइडियोलॉजी है वो उसको सस्टेन करती है कम्युनल स्ट्रक्चर को। कम्युनलिज्म इज नॉट द रिजल्ट ऑफ रिलीजियस डिफरेंस, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड, मतलब डिस्क्लेमर, ये नहीं कि रिलीजन का एंट्री इनटू पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म है, नो। उसी तरीके से रिलीजियस डिफरेंस होना कम्युनलिज्म नहीं है। रिलीजियस डिफरेंस जो है वो होता ही है, डिफरेंट है रिलीजन, आपका वे ऑफ लाइफ, सोचना, पूजा करने का तरीका, वर्ल्ड व्यू, इवन पहरावा, खान पीन अलग हो जाता है रिलीजन डिफरेंस होने से। लेकिन ये इसेंस नहीं है कम्युनलिज्म का। जब रिलीजियस कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्चुअल और एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप डेवलप करने लगते हैं, और उससे ओवरऑल जो सोसाइटी का जो हार्मनी है या जो नेशनल यूनिटी है वो हार्म होने लगता है, तब उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। तो आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशन में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए 2 स्लाइड में हम लोग देखते हैं मेन जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स व्हिच लेड टू राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। फर्स्ट स्लाइड में देखिए हम 3 पॉइंट को रख रहे हैं, दूसरे स्लाइड में 3 और पॉइंट को रखेंगे। फर्स्ट है हिस्टोरिकल लीगेसी। हमें यह समझना चाहिए कि ये कोई ऐसा जो हम सिंपलिस्टिक वे में कहते हैं कि अंग्रेजों ने कम्युनलिज्म लाया, ऐसा नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हिस्टोरिकली इंडिया कैसे बना।
इस बात को ध्यान रखिए। इंडिया जब, जो बहुत ही शॉर्ट में यदि मैं हिस्ट्री को ब्रीज करूं, हजारों साल के हिस्ट्री को, तो कोई नहीं जानता कि आर्यन के पहले इंडिया में किस टाइप के लोग रहते थे। इंडस वैली, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं हुई, कुछ पता नहीं है कि वो लोग कैसे थे। लेकिन ये जरूर लोग कहते हैं वो आर्यन के जैसे नहीं थे, वो नाटे ठिगने थोड़े काले जैसे लोग थे, और जो बहुत ही विकसित उन्होंने नागरिक सभ्यता बनाई थी, मतलब उन्होंने इजाद किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐसा लगता है कि आर्यन जो है जब आए, चाहे कहीं से भी आए हो, तो वो उन्होंने उन पर विजय प्राप्त की, उनके सभ्यता को खत्म की, और एक विलेज लेवल, मतलब नगर सभ्यता से जो है ग्रामीण सभ्यता का शुरुआत होता है, जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। उन्होंने वेद की रचना की। वो लंबे खड़े नाक वाले थे और गोरे थे, और वो घोड़े पे सवार थे। उनको आयरन का उपयोग करना आता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं आता था। वो ब्रॉन्ज और कॉपर का यूज करते थे, वो रथ चलाते थे, और उन्होंने जो है उत्तर भारत में एक नई सभ्यता की नींव डाली, जिसको कि हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। बाद में जो है वो वही हिंदुइज्म बना, और वो हिंदुइज्म, वैदिक हिंदुइज्म जो है पूरे इंडिया में, इवन साउथ इंडिया तक में फैला। ये बहुत बड़ी बात जो है उस ग्रुप की रही, जो कि जहां से भी आकर के, उस पर तो बहुत सारे थ्योरीज हैं, और उन्होंने पूरे इंडिया में इसको फैलाया और एक यूनिफाई, कल्चरली रिलीजियसली यूनिफाई किया। लेकिन ये सब जो है गड़बड़ हो जाती है 7th सेंचुरी में, जब अरब के वर्ल्ड में जो है इस्लाम का जो है उदय होता है, और वो बहुत जल्द जो है वो सिंध में और केरला के तरफ जो है वो अरब ट्रेडर्स जो है मुस्लिम आ जाते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इवन मुस्लिम जब नहीं आए थे, 1st सेंचुरी एडी से भी पहले से अरब जो है ट्रेड करते थे इंडिया के मसालों को वो यूरोप की तरफ ले जाने का। लेकिन जब वो मुस्लिम हो गए, तो एक अलग तरीके से जो है मुस्लिम और इंडिया का परिचय हुआ ट्रेडर के रूप में। सालों, मतलब सालों क्या समझिए, शताब्दियों तक जो है, सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने कोई इंडिया पे, उन्होंने कोई चढ़ाई नहीं की, लड़ाई नहीं की। अरब केवल ट्रेडर थे, मसाले और डिफरेंट चीजें जो हैं वो ले जाते थे अरब के रास्ते से यूरोप। जब मोहम्मद गजनी जो है, उन्होंने 1000 ईस्वी के आसपास में अटैक किया, तब भी जो है शासन की कोई बात नहीं थी मुस्लिम की। लेकिन 200 साल बाद मोहम्मद घुरी जो है, वो पृथ्वीराज चौहान, उस समय पूरा नॉर्थ इंडिया डिसरे में था। राजपूत जो राजस्थान से आते थे, वो शासन करने की कोशिश कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया के डायनेमिक्स को मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, अलग है। चोरा चेला पांड्या लगातार वहां शासन करते रहे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत कैओस था। और उस केओस में जो है मोहम्मद गौरी आते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को पहले हारते हैं, फिर हराते हैं, लेकिन खुद शासन नहीं करके कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने एक गुलाम सेनापति को शासन सौंप के चले जाते हैं। और फिर लगभग 700 वर्षों तक मुस्लिम यहाँ पहले दिल्ली सुल्तान और फिर मुगल शासन करते हैं, जब तक कि ब्रिटिश जो है शासन करना शुरू नहीं करते हैं, करीब 190 साल तक। जब मुस्लिम की शासन 700 सालों तक होगी, तो क्या हुआ कि मुस्लिम यहाँ पे आए नहीं थे। ऐसा नहीं था कि अरब से या टर्क से, अफगानिस्तान से लाखों करोड़ों मुस्लिम यहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बहुत मुट्ठी भर मुस्लिम आए थे। लेकिन चूंकि वो राजाओं की जो है वो रिलीजन थी, लोग परेशान थे, टैक्स लगते थे, लोगों को भूखा को जो है मस्जिद में खाना मिलता था, जजिया टैक्स से मुक्ति मिलती थी, राजाओं के रिलीजन को अपनाने से कई फायदे थे। तो रिलीजियस कन्वर्सन ह्यूज पैमाने पे हुआ, और बहुत सारे गरीब हिंदू जो हैं, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, जो टेलर एंड बुनकर, ये बहुत सारे जो जातियां थी हिंदू में, जो बहुत ही सताई गई थी, वो सब ने इन मास जो है मुस्लिम धर्म को अपनाया, और काफी मुस्लिम की सीजेबल पॉपुलेशन यहाँ पे हुई। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मस्जिद बने, कई मंदिरों को तोड़ के भी बने होंगे, मैं इस पे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है। और फिर उसमें जो है लोगों को आश्रय मिला, लोगों को मुफ्त खाना मिला, तो इसके चलते और कन्वर्सन हुआ। और इन सब के चलते जो है, जब ब्रिटिश ने शासन शुरू किया, तो इंडिया में एक सीजेबल मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बन गया था। और मेजोरिटी हिंदू अभी भी थे, बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थे। तो वहां से जो है एक कम्युनल लिगेसी की शुरुआत होती है। मुस्लिम को ये फील हुआ कि अब जो है वो राजाओं के धर्म के मेंबर नहीं है। उनको ये अप्रीहेंशन लगा कि यदि आजादी मिल गई, और आजादी यदि डेमोक्रेटिक वे में हमने उसको लिया, तो यहाँ मेजोरिटी शासन होगा। फिर जो राजा होंगे, मतलब राजा मीन्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी कह लीजिए, वो तो हिंदू होंगे। फिर हमारा क्या होगा?
ये उनको डर सताने लगा और यहीं से जो है एंटागोनिज्म कम्युनलिज्म की शुरुआत होती है। ब्रिटिश ने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा, क्योंकि जहां भी वो शासन करते थे वहां पे वो जो डिवाइड होती थी कम्युनल, उसको बहुत स्टडी करते थे, उस पर रिसर्च करते थे, और उनको ये फील हुआ कि ये बहुत अच्छा लीवर है शासन करने का, कि यदि हम एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से डराएंगे, उनको अपीज करेंगे, एक को अपीज करेंगे फिर दूसरे को करेंगे, इससे दोनों में एंटागोनिस्टिक रिलेशन रहेगा और वो यूनाइट होकर हमसे लड़ नहीं पाएंगे। यहाँ एक और हिस्ट्री में एक ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, आपको पता है, उसमें बहादुर शाह जफर जो एक मुस्लिम मुगल शासक थे, उनके नेतृत्व में मंगल पांडे पंडित थे, हिंदू मुस्लिम ने मिल करके जो है लड़ाई लड़ी थी कि हम मुगलिया सल्तनत के आगोश में फिर से चले जाएंगे। उसमें क्या हुआ कि मुस्लिम ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और 1858 के बाद जब अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन हुआ तो मुस्लिमों पे अंग्रेजों ने कुछ ज्यादा ही अत्याचार किया और हिंदुओं को इन्होंने प्रमोट किया। यहां से जो है एक शुरुआत होती है एक लैग की, जहां की हिंदू थोड़े ज्यादा करीब आए ब्रिटिश शासन के और उनको फायदा हुआ, और मुस्लिम थोड़े से पीछे रहे, जो बाद में बहुत ज्यादा दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। सो ये जो आपको मैंने पूरी हिस्ट्री सुना दी, ये हिस्टोरिकल लीगेसी है। हमें एक बार एक लाइन में समझना चाहिए कि कम्युनलिज्म अंग्रेजों की देन नहीं है। हाँ, कम्युनलिज्म जो है हमेशा से उसकी परतें रही है, उन्होंने प्याज के परतों की तरह उसको खोला, उसको यूज किया, प्ले किया और उसको बढ़ावा दिया। ये हमें समझना चाहिए। तो देखिए, ब्रिटिश सेकेंड पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, ब्रिटिश ने कैसे इसको जो है अपने पॉलिसी से इसको और जो है बढ़ाया, इसको मतलब एक तरह से उभारा कम्युनलिज्म को। उनका जो पॉलिसी था वो डिवाइड एंड रूल था। डिवाइड एंड रूल मतलब ये है कि कम्युनिटी को ये फील कराओ कि तुम अलग हो, डिफरेंट तरीके से। और क्या क्या उन्होंने किया? पहला तो उन्होंने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, इस बेसिस पे कि बंगाल बहुत बड़ा है तो इसको दो पार्ट में इसको करना पड़ेगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। लेकिन ये मामला नहीं था। मामला मेन ये था, अल्टीरियर मोटिव उनका था कि मुस्लिम जो मेजोरिटी थे वो ईस्ट बंगाल में थे, जो अभी बांग्लादेश है, उसको हिंदू मेजोरिटी जो वेस्ट बंगाल में है, जो वेस्ट बंगाल स्टेट हमारा, उससे उसको अलग काट देना, जिससे कम्युनिटी को अलग कर दें और उससे कंट्राडिक्टरी एंड कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन में डेवलप हो और हमें आसानी हो इनको डिवाइड करने में। देन सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से 1909 में लेकर के आते हैं, वो तो बहुत बड़ा एक स्टेप था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव को मुस्लिम खुद चुनेंगे, मतलब कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं हो। अभी क्या होता है, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो एक ही कैंडिडेट को चुनते हैं। यदि मान लो वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो, हिंदू कैंडिडेट खड़ा हो, मुस्लिम अपने कम्युनिटी के मेंबर को चुनेंगे, वो हिंदू, तो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी ज्यादा पॉलिटिकल जो है वो कम्युनलिज्म का एक डायमेंशन हो सकता है। अब कांग्रेस ने इसका विरोध किया लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो जो जाल है वो बढ़ता चला गया। 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें और सिख एंड कई और कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और 1935 में तो दलित एंड मेनी अदर वुमेन, बहुत लोगों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। वुमेन को तो रिजर्वेशन, लेकिन कई लोगों, कई कम्युनिटीज को जो है, कई कई जातियों को अलग अलग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनिटी एंड जातियों को दिया गया, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकल करके आया। इसके अलावा जो है उनकी जो ट्रिपल पॉलिसी थी, कंसेशन, काउंटर पॉइज एंड कोअर्सन, मतलब कि जैसे मुस्लिम लीग है तो उसको कुछ कंसेशन दे दो, उसकी कुछ बातें को मान लो, तो सोचेंगे कि ब्रिटिश जो रूल है वो हमारे पक्ष में है। फिर उसके बाद जो है दूसरे पार्टी को जो है कुछ और कंसेशन दे दो, तो वो भड़क जाएंगे कि अरे आपने उनको ज्यादा दिया, और फिर आप डंडा भी मारो, मतलब कोअर्सन भी करो। तो ये इनका जो है कंसेशन, काउंटर पॉइज एंड कोअर्सन का पॉलिसी चलता रहा। इससे जो है दोनों ही, जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है आपस में एंटागोनिस्टिक रिलेशन डेवलप होता रहा। प्लेइंग थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अगेन कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने ये पैदा किया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन थी उसमें आग में घी का काम ये हमेशा करते रहते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, जो है मुस्लिम और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ कि हम लोग मिल करके आज़ादी की लड़ाई के लड़ेंगे। दैट वाज द हाई पॉइंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन तुरंत इन्होंने क्या किया, देखा कि अरे ये यूनाइट हो रहे हैं, तो जितना कंसेशन कांग्रेस ने इसका दिया था मुस्लिम लीग को लखनऊ पैक्ट में, उससे भी ज्यादा कंसेशन ब्रिटिश रूल ने मुस्लिम लीग को ऐसे ही दे दिया।
तो वो जो है पैक्ट जो है वो बेकार पानी में चला गया, क्योंकि आपको ऐसे ही राज से ही उतना कंसेशन मिल गया जो आप एक दूसरी पार्टी से चाह रहे हो, उस पार्टी के पास क्या पावर है। कम्युनल डेडलॉक एंड वर्सनिंग कम्युनल सिचुएशन, जैसे जैसे एंटागोनिस्टिक कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप बढ़ा वैसे वैसे कम्युनलिज्म बढ़ा, कम्युनल टेंशन, कम्युनल वायलेंस बढ़ा समाज में, एक तरह का सिविल वॉर तक की सिचुएशन आ गई 40s में। वैसे वैसे ही ब्रिटिश ने ये कहना शुरू किया पूरे दुनिया को और इंडिया को कि भाई ऐसे कंडीशन में यदि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आप तो संभाल ही नहीं पाओगे, इसलिए ब्रिटिश रूल को और आगे चलना चाहिए। तो कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस बिकेम द जस्टिफिकेशन फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी और कई इनके जो इकोनॉमिक पॉलिसी, ये तो मैंने बताया भी नहीं है, वो उन सब ने इसको जो है एक तरह से हवा दिया। किस तरह से वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किस तरीके से वो सिविल सर्विसेज में, पब्लिक ऑफिसेज में, उन सब ने जो है, क्योंकि उनके पास में ये पावर के लीवर थे, ये बांटने के जो है कैरेट जो है वो बांटने के या रिवॉर्ड देने के थे, और इस रिवॉर्ड को और पनिशमेंट को उन्होंने यूज किया कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए, जिससे कि उनको एक डिसयूनाइटेड अपोजिशन मिले और रूल करने में आसानी हो। तीसरी पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो है लैग थ्योरी। लैग थ्योरी मतलब ये कहते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि 1858 के बाद जब ब्रिटिश ने फिर डायरेक्टली इंडिया पे शासन शुरू किया, उन्होंने लॉट ऑफ मॉडर्नाइजेशन किया, रेलवे आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, पोस्ट टेलीग्राफ लाइन आए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ बना, फैक्ट्री खुले एंड ऑल। तो उन सब में जो है हिंदूज को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया, और उसका कारण ये था कि हिंदू में एक मिडिल क्लास बन गया था मुस्लिमों से पहले। जैसा मैंने आपको बताया कि मुस्लिम जो कम्युनिटी थी इंडिया में वो बहुत लॉपसाइडेड थी। कुछ लोग उसमें बेहद रिच थे क्योंकि वो मुस्लिम जो राजा, सुल्तान, मुगल मनसबदार और जागीरदार ये सब थे, लेकिन अधिकतर बहुत ही गरीब हिंदू जो है मुस्लिम बने थे, और वो गरीब ही रहे थे, उनको बहुत कोई कुछ फायदा हुआ नहीं था। उसके चलते मुट्ठी भर जो है रजवाड़े, जमींदारों और नवाब जो हैं वो ऊपर में, और फिर एकदम टीमिंग मासे जो है, कोई मिडिल क्लास वहां डेवलप नहीं हुआ था, जबकि हिंदूज में जो है मिडिल क्लास डेवलप हो गया था। राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो है उभर करके आ रहे थे, दयानंद सरस्वती में बहुत सारे लोग, और वैसे जो है एक अच्छा खासा उस मिडिल क्लास ने जो है, खासकर ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई किया, इंग्लिश एजुकेशन पाया, और वो जो है क्लर्क से लेकर के आईएएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर तक बने। तो हुआ क्या कि ये एक लैग हो गई, मतलब कि जो हिंदू में मिडिल क्लास मान लीजिए यहाँ बन रहा है, जो कि ब्रिटिश शासन का फायदा उठा रहा है, और बहुत सालों बाद जो है मुस्लिम का जो है मिडिल क्लास बनता है, ये हिंदू मिडिल क्लास पहले बन जाता है। ये जो टाइम लैग है उसके चलते बहुत सारे इश्यूज हुए। इसको आप बोर्जोजीज कह सकते हैं। ये जो मिडिल क्लास था ये बोर्जोजीज हिंदू, तो बोर्जोजीज हिंदू क्लास जो है अर्ली बेनिफिशियरी हो गए ब्रिटिश इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का। और मुस्लिम जो है उस तरीके से ना तो इंग्लिश एजुकेशन को ले पाए, वो मदरसों में पढ़ते रहे, उनके यहाँ मिडिल क्लास डेवलप नहीं हुआ, तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को के बेनिफिशियरी नहीं बन पाए, तो वो पिछड़े रह गए। इसके चलते हुआ क्या कि मुस्लिम में जो मुट्ठी भर जो ये नवाब जमींदार थे, उन्होंने ये अप्रीहेंशन फैला दिया कि देखो हिंदू को कितना फायदा हो रहा है, जब ब्रिटिश राज में इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तुम लोग ऐसे ही गरीब रह गए, तो जब आजादी मिलेगी तब समझो कि हिंदू कहां चले जाएंगे, तुम कहां चले जाओगे। तो वो बेहद डर गए। इसके चलते एंटागोनिज्म और कम्युनलिज्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में। नेक्स्ट जो फोर्थ फैक्टर है वो 19th सेंचुरी रिवाइवलिज्म है। रिवाइवलिज्म जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि एक तरह का रिसर्जेंस ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। मतलब जब आप ऐसे सोचने लगते हो कि हमारा जो पास्ट था वो ग्रेट था, हम पहले बहुत ग्रेट थे, हमको फिर से ग्रेट बनना है, ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप रिलीजियस लाइन पे सोचने लगते हो, जब हिंदू ये सोचने लगते हैं जैसे कि आप कह लो लाल बाल पाल की जो थी, बिपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती, कि गो बैक टू वेदा, हम जो है वैदिक सिविलाइजेशन को फिर से रियलाइज करेंगे। जब बिपिन चंद्र पाल भारत माता की एक जो तस्वीर बनाते हैं और वो एकदम हिंदू तस्वीर बनती है, तो ऐसे में होता क्या है कि मुस्लिम जो है वो भी रिवाइवलिस्ट शुरू कर देते हैं। वो
वो अलग देखने लगते हैं। अब वो एंशियंट नहीं जा रहे क्योंकि उनको तो कोई हिस्ट्री नहीं है एंशियंट में इंडिया में, तो वो देखते हैं हमारा मुगल काल कितना गोल्डन काल था, हमारा दिल्ली सुल्तान का कितना अच्छा था, आज हम कहाँ आ गए हैं। तो दोनों अलग अलग तरीके से जो है उसको रिवाइव करने लगते हैं, अपने कम्युनिटी को उसमें शुचिता शुद्धता लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब से जो है दूसरे को वो अदर बनाते हैं और अपने हिस्ट्री को भी वो अलग अलग तरीके से देखते हैं, अपने हीरो अलग बनाते हैं, अपने विलेन अलग बनाते हैं, और वहीं से जो है एक बहुत ही अलगाव की भावना जो है शुरू होने लगती है। इस यदि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में देखें तो मुस्लिम में बहावी मूवमेंट आप नेट पे जाके पढ़ सकते हो। सैयद अहमद बरेलवी जो बिहार में थे, उन्होंने इंडिया में वहाबी मूवमेंट शुरू किया, वैसे तो अरब में शुरू हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट जैसा मैंने बताया, वहां भी जो है वो रिवाइवलिस्ट ओवरटोन थी जो बाद में पूरे कांग्रेस में छा जाती है, जिसको कि हम एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस लीडर कहते हैं, लाल बाल पाल। खिलाफत मूवमेंट जो थी अली ब्रदर्स की, वो भी रिवाइवलिस्ट थी। वैसे तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी, लेकिन खिलाफत को रिवाइव करने की बात थी, और वो भी जो है रिलीजियस ओवरटोन था। बाद में इसमें रिलीजियस लीडर पॉलिटिक्स में पहली बार ग्रेट नंबर में आ गए। शुद्धि मूवमेंट जो था दयानंद सरस्वती का, जिसमें कि हिंदू को बैक जो है कन्वर्ट, जो मुस्लिम ईसाई हो गए हैं उनको बैक हिंदू में लाना है, वो भी मूवमेंट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। देवबंद मूवमेंट जो है, दारुल उलूम देवबंद मदरसा यूपी में था, उसकी जो मूवमेंट देवबंद थी, उसको भी आप नेट पे पढ़ सकते हो। ये सब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, कुछ और भी नाम आप यहाँ लिख सकते हो। अब इन सब में जो है आग में घी का काम करते हैं बड़े बड़े जो आइडियोलॉग थे मुस्लिम के, जैसे सैयद अहमद खान, बहुत ही ज़्यादा विजनरी थे। उन्होंने स्कूल खोला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मोहम्मद इकबाल एक पैट्रियोटिक पोएट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखते हैं। लेकिन इस तरह के आइडियोलॉग भी अल्टीमेटली जो है वो कम्युनल ओवरटोन से जो है ग्रसित हो गए। सर सैयद अहमद खान ये कहने लगे कि भाई डेमोक्रेसी से हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी हिंदू जो है उनका बोलबाला होगा और माइनॉरिटी का हित कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। मोहम्मद इकबाल कहने लगे कि हमारा तो नेशन ही अलग है। इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी की जो आइडियोलॉजी है वो मोहम्मद इकबाल लोग कहते हैं उन्होंने ही गढ़ा था और जिन्ना ने उसको बांचा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े आइडियोलॉग, पोएट और इंटेलेक्चुअल भी अल्टीमेटली कम्युनल हो गए। राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, जिसमें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनता है। बहुत बड़ा रीजन था कम्युनलिज्म का इंडिया में, कॉलोनियल इंडिया में बढ़ावा देने का। ऑल इंडिया हिंदू महासभा उसके रिस्पॉन्स में बनती है 1915 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनती है 1925 में। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, जिसको अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1932 में। और ये सब जो है पूरे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म था, पूरे मैकियावेलियन पॉलिटिक्स। इस पे तो जितनी भी आप चर्चा करें पूरी वीडियो बन सकती है। कम्युनल हिस्टोरिकल नैरेटिव, सॉरी डिस्टॉर्टेड, या यस कम्युनल हिस्टोरिकल नैरेटिव, जो जैसा मैंने कहा कि आप हिस्ट्री को दोनों कम्युनिटी अलग देखने लगे। एक जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन वाले जो पीरियड को गोल्डन मानते थे, तो मिडिवल पीरियड को हिंदू लोग डार्क पीरियड मानते थे कि हम सबजुगेट हो गए, हम कमतर हो गए। तो मुस्लिम के लिए वो मिडिवल पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड था, और अभी का पीरियड जो है वो एक डार्क पीरियड है जहाँ पे कि वो माइनॉरिटी हो गए हैं। तो इस टाइप से उनके हीरो, उनके विलेन, ये सब जब अलग अलग होने लगे तो एक अजीब सिचुएशन आई कि वो एक नेशन जैसे बनने लगे, जो कि उनका हिस्ट्री, उनके हीरो, उनके विलेन अलग अलग हैं। खान पान, कल्चर, बोली भाषा, बोली भाषा तो चलिए एक जैसी होती, लेकिन खान पान पहरावा तो पहले से अलग था, वर्ल्ड व्यू भी अलग था। लेकिन जब आपके हिस्ट्री अलग होने लगते हैं, आपके हीरो एंड विलेन अलग होने लगते हैं, तो फिर तो आप बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में एक पूरा सोसाइटी पड़ सकता है, क्योंकि फिर तो नेशन की जो डेफिनेशन है, आप नेशन जैसे दिखने लगते हैं। और यही हुआ कि उन्होंने अपने को नेशन डिक्लेयर कर दिया अलग। फेलियर ऑफ नेशनलिस्ट लीडरशिप, और इन सब में जो है कांग्रेस की जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थी या नेशनल लीडरशिप था, वो क्या कर रहा था। आप जरा यदि बहुत इसको क्रिटिकल वे में देखेंगे तो वो खुद जो है रिवाइवलिस्ट नेशनलिस्ट से घिर चुका था। जो मॉडरेट लीडर थे, गांधी जैसे या गोखले जैसे, दादा भाई नौरोजी जैसे, वो साइडलाइन में हो गए थे। जो रिवाइवलिस्ट लीडर थे, लाल बाल पाल जैसे जो मिलिटेंट लीडर थे, वो सब जो है छा गए थे। और जितना ही उन्होंने कांग्रेस को कब्जा किया, उतना ही जो है कांग्रेस से मुस्लिम जो मासेज है वो अलूफ होते चले गए। एक समय में ऐसा आया कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं और अदर्स की पार्टी हो गई, और मुस्लिम की पार्टी मुस्लिम लीग हो गई। इसमें लगे 25 से 30 या 40 साल, लेकिन ऐसा हो गया और कांग्रेस इसको रोक नहीं पाई। कांग्रेस जो है, इसको कई लोग ये कह सकते हैं कि वो समझ नहीं पाई
कि ये मॉन्स्टर कितना बड़ा है, उनको लगा कि नहीं ऐसा तो कभी होगा नहीं कि कंट्री दो पार्ट में हो जाएगा, हम सब मना लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ये बड़ा एक दानव निकला जिसने कि पार्टीशन को करवाया। तो उनकी जो फेलियर थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी। अब इस 2 स्लाइड के बाद मैं 2 स्लाइड या 3 स्लाइड में वी विल कंक्लूड कि इसके जो है आउटकम और इम्पैक्ट क्या रहा। इसमें अगेन थोड़ी सी हिस्ट्री इंडिया की आती है 20-25 साल की, जिसको आप निगोसिएशन फॉर पार्टीशन कह सकते हो। अब यहाँ पे जो है फियर ऑफ हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म, रोल ऑफ आइडियोलॉग, जैसा मैंने कहा उसको मैं यहाँ पे जस्ट दोहरा रहा हूँ कि सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि विथ ब्रूट मेजोरिटी हिंदू वुड डोमिनेट द मुस्लिम्स एंड ओवरराइड देयर इंटरेस्ट इन द डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट इंडिया। इससे हुआ क्या कि सर सैयद अहमद खान ने जो इस तरह की आइडियोलॉजी दी, उससे जो है मुस्लिम कम्युनलिज्म ने 3 जो है बेसिक थीम को अपनाया। पहले कि हम नेशनलिस्ट फोर्सेस से दूर रहेंगे, मतलब कि जो नेशनल मूवमेंट है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमें कोई फायदा नहीं है। इंडिपेंडेंट इंडिया होने पे हमारा तो और भी हाल खराब होगा, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी बोलबाला होगा। दूसरा है कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही अलग रहेंगे, उसके इंस्टीट्यूशंस अलग रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी तो मेजोरिटी पे बेस है, हम तो माइनॉरिटी, तो हमें उसमें क्या फायदा होने वाला है। और थर्ड कि भाई इससे अच्छा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रहे, तो हम लॉयल रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिससे हमको अपीजमेंट हो, जिससे हमको जो बेनिफिट हो सकता है, कैरेट जितने हो सकते हैं वो मिले। हमें कांग्रेस से सटने से, नेशनलिस्ट मूवमेंट के सटने से क्या फायदा, हमें ब्रिटिश के प्रति लॉयल होने से फायदा है। अब आप सोच सकते हो कि कांग्रेस के लिए कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है। दूसरा जो इसका आउटकम हुआ कि इंक्रीजिंग कम्युनलिज्म इन द पीरियड 22 टू 27, मतलब 2022 वो पीरियड था जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है और कम्युनलिज्म अपना सर पहली बार इस तरीके से समाज में उठाता है, जबकि कम्युनल दंगे शुरू होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कम्युनल वायलेंस जो है शुरू हो गया अनप्रेसिडेंटेड लेवल में। एक रिकॉर्ड के अनुसार जो मैंने ई ज्ञान कोर्स मतलब इग्नू के मटेरियल से लिया है, इन यूपी एलोन देयर वेर एज मेनी एज 91 राइट्स, कम्युनल राइट्स बिटवीन 1923 एंड 27। और इसमें इशू ज्यादा जो उठता था कि हिंदू लोग शिकायत करते थे कि गाय की हत्या करते हैं मुस्लिम, हमारे धर्म को अभ्रष्ट करते हैं, और मुस्लिम लोग ये कहते थे कि हमारे मॉस्क के सामने से जानबूझ करके जो है वो म्यूजिक बजाते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा जो है धीरे धीरे मुस्लिम लीग जो 1906 में बना, जो कि जमींदारों नवाबों की पार्टी थी, जो कि एकदम अलूफ थी मुस्लिम मासेस से, उसमें धीरे धीरे मुस्लिम उसके तरफ खींचते चले गए इस पीरियड में। इसके अलावा जो आर्य समाज ने शुद्धि और संगठन मूवमेंट शुरू किया कि संगठन हिंदुओं का होना चाहिए और शुद्धि होनी चाहिए, हम प्योर फिर से बने, वैद गो बैक टू वेदा, फिर वैदिक सिविलाइजेशन को लाएंगे, हिंदुओं को फिर से अपने फोल्ड में लाएंगे जो मुस्लिम ईसाई बन गए हैं। उसके अगेंस्ट में मुस्लिमों ने तबलीगी जमात, प्रोपेगेंडा एंड तंजीम ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट शुरू कर दिया जगह जगह इंडिया में, और फिर उससे जो है कम्युनल टेंशन फैला। इसके बारे में और ज्यादा आप शुद्धि, संगठन और तबलीगी और तंजीम के बारे में नेट पे पढ़ सकते हैं, कैसे इन मूवमेंट ने हिंदुओं और मुस्लिमों में कम्युनल टेंशन को बढ़ाया 1920s में। इसके अलावा हिंदू महासभा जब 1915 में बनती है और आरएसएस 1925 में, तो और भी जो है फ्लेयर अप होता है, क्योंकि हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है, और फिर जो है एकदम मतलब कि फुल ब्लोन जो कम्युनल वॉर जो है वो शुरू होती है। कम्युनल पॉलिटिक्स एंड निगोसिएशन फॉर पार्टीशन, आपको लिखना चाहिए कि क्या हुआ लास्ट के 20 ईयर्स में। नेहरू रिपोर्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये बेसिकली एक प्रयास था साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। साइमन कमीशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती थी, जो कि एक तरह का इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शायद बनने वाला था, लेकिन उसके अगेंस्ट में नेहरू कमीशन बनी, जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों इसमें थे। मोतीलाल नेहरू चेयरपर्सन थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, नेहरू कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। 1928 में इन्होंने मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो डिमांड थे उसको नकार दिया। फेडरलिज्म का हो, चाहे रेसिडुअल पावर का हो, चाहे माइनॉरिटी के वीटो पावर का हो, चाहे माइनॉरिटी की रक्षा करने का हो, बहुत तरह के। इससे गुस्सा होकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में दिल्ली में 14 पॉइंट डिमांड की घोषणा कर दी, 14 पॉइंट, जिसमें कि बेसिकली जो है मुस्लिम के सोशियो पॉलिटिकल राइट्स को सुरक्षित करना,
और माइनॉरिटी जो मुस्लिम माइनॉरिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इंडिपेंडेंट इंडिया में उसकी बात थी। उसमें यह कहा गया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, रेसिडुअल पावर प्रोविंसेस को होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम का असेंबलीज में होना चाहिए और 1/3 सीट मुस्लिम का रिजर्व होना चाहिए सभी कैबिनेट में, और माइनॉरिटी को वीटो राइट होना चाहिए। कई आप 14 पॉइंट नेट पे जाके पढ़ सकते हो, उतनी जरूरत भी नहीं है। वो बहुत ही रेडिकल डिमांड थे, लेकिन एटलीस्ट वो पाकिस्तान की डिमांड नहीं थी। एक यूनिफाइड इंडिया में मुस्लिम के सोशियो पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के कुछ डिमांड थे। इसके बाद जो है 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, गांधी जी का साल्ट सत्याग्रह। वो बिल्कुल मुस्लिम उससे अलूफ रहते हैं, मुस्लिम लीग कट के रहती है और एक तरीके से वो जो है हिंदुओं की एक मूवमेंट जैसी हो जाती है। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में दिया जाता है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। उस समय मैकडोनाल्ड जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। कम्युनल अवार्ड मतलब ये था कि हम हर कम्युनिटी को इस टाइप का प्रोटेक्शन देंगे नए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन, जिससे कि उनको जो है मेजोरिटी दबा ना पाए। इवन दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, सिख को दिया गया, मुस्लिमों को दिया गया, और वो बिल्कुल एक तरह से कम्युनल लाइन पे बांट देने की जो है एक प्लान थी ब्रिटेन की। गांधी जी दलितों को लेकर के कि सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल अवार्ड में जो, वो हम कभी नहीं मानेंगे, मेरे लाश के ऊपर से जाएगा। उन्होंने सत्याग्रह किया और पूना पैक्ट हुआ, वहां पे तो बच गए, लेकिन बाकी कम्युनिटी के लिए तो वैसा ही रहा। इनफैक्ट 1935 का जब एक्ट आया तो उसमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट सबके लिए था ही, वो एक्ट वैसे पूरी तरह लागू हुआ नहीं। For the rise of communal tension and violence post 19 rise of communal tension and violence post 1937 इलेक्शन। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होता है 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, जो कम्युनल अवार्ड पे था। और उसके बाद तो कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस का ऐसा दौर चलता है कि एक तरह से सिविल वॉर जैसा कंट्री में हो जाता है। उस दौरान जो है जिन्ना जो है अपनी 2 नेशन थ्योरी लेके आ जाते हैं। वो ये कहते हैं बहुत फेमसली कि उस समय में जो है जितने भी नेशन और नेशनलिज्म के जो थ्योरी थे वो यूरोप में पढ़ाए जाते थे, उनको उन्होंने जो है, क्योंकि नेशन को ऐसे डिफाइन किया था कि नेशन एक ऐसी कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी, जो कि जिनका एक हिस्ट्री है, एक तरह का कल्चर है, खान पान, पहरावा, बोली, वर्ल्ड व्यू, उनके अपने हीरो हैं, अपने जो हैं विलेन हैं, और वो एक साथ हिस्ट्री में वो आगे बढ़े हैं एक टेरिटरी में, और आगे एक साथ बढ़ना चाहते हैं। इसको उन्होंने नेशन कहा। और ये भी कहा कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वुड्रो विल्सन से लेके सभी ने, कि हर नेशन को अपना जो है अलग सेपरेट नेशन स्टेट होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल कम्युनिटी। इस दोनों को उठा करके जिन्ना जो लंदन से पढ़े हुए थे और मोहम्मद इकबाल एंड रहमत चौधरी जैसे आइडियोलॉग के संपर्क में थे, उन्होंने इसको आवाज, पॉलिटिकल आवाज दिया और कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 सेपरेट नेशन है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री अलग है, हमारी वर्ल्ड व्यू अलग है, हमारा खान पान, पहरावा, रहन सहन, हमारी वर्ल्ड व्यू अलग है, हमारे हीरो, हमारे विलेन अलग हैं, हम हिस्ट्री में अलग तरीके से रहे हैं और आगे भी हिस्ट्री में अलग तरीके से बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम एक अलग अलग नेशन है, वन नेशन नहीं है, और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बेसिस पे हमें अलग अलग नेशन स्टेट मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह था कि ये नेशन और नेशन स्टेट की ये डेफिनेशन यूरोप और इंग्लैंड स्वीकार कर चुका था, तो उसको इंग्लैंड उसको अस्वीकार करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। शुरू में कांग्रेस ने बिल्कुल उसको अस्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी और बाद में तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया कि अंत में हार थक करके कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार किया। तो ये लास्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, द कैबिनेट मिशन प्लान, द लास्ट फेज ऑफ निगोशिएशन फॉर पार्टीशन। जो एक बहुत पॉजिटिव बात अंग्रेजों के साथ कही जा सकती है कि वो भारत छोड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1946 के बाद लगभग तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक लास्ट कोशिश की कि इंडिया यूनाइटेड रहे। उस लास्ट कोशिश का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें 3 मेंबर थे, जिसमें कि उस समय के वाइसराय जो लॉर्ड क्रिप्स थे वो भी एक मेंबर थे। बहुत बड़ी कमेटी थी और उन्होंने एक बहुत ही, मैं नटसेल में बता रहा हूँ, आप इसको नेट पे जाके चाहें तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक प्लान दिया कि इंडिया कैसे यूनाइटेड रह सकता है। उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि एक यूनाइटेड इंडियन फेडरेशन बनाते हैं, जैसे कनाडा फेडरेशन है या यूनाइटेड स्टेट फेडरेशन है, और उसमें जो प्रोविंसेस हैं उनको 3 ग्रुप में उन्होंने डाला। समझो कि तीनों 3 कंट्री जैसे रहेंगे, लेकिन वो एक फेडरेशन के अंदर रहेंगे। ग्रुप ए जो है हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस रहेंगे, इसमें मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, ये सब आएगा।
और उसमें बंगाल नहीं, बिहार, उड़ीसा, और वो जो है एक समझो कंट्री, जो अभी हमारा कंट्री है भी एक तरीके से। और ग्रुप बी जो ग्रुपिंग होगी प्रोविंसेस का, उसमें मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस होंगे, जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान होंगे। और ग्रुप सी जो है मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बंगाल और असम में होंगे। उन्होंने कहा कि ये तीनों जो प्रोविंसेज होंगे वो लगभग एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ऑपरेट करेंगे, लेकिन जो इनका तीन जो होगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, वो एक फेडरल गवर्नमेंट देखेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट वीक होगी, प्रोविंसेस स्ट्रांग होंगे, और इस तरीके से इंडिया यूनाइटेड रहेगा। और मुस्लिम लोगों को ये फील हो जाएगा कि उनको अलग अलग कंट्री जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में जो ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेज है वो एक अलग कंट्री जैसा रहेगा। उनको वीटो पावर रहेगा, कोई फेडरल लॉ वहां पे लागू नहीं होगा यदि प्रोविंस उसको वीटो कर दे तो। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो यूनाइटेड हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका, और वो जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इस यूनाइटेड इंडियन फेडरेशन के लिए, उसमें सभी कम्युनिटी भाग ले। ये इतना वंडरफुल था। ऑफ कोर्स ये बहुत कच्चा कच्चा था, लेकिन ये था एक ऐसा कि शायद इंडिया एक रह सकता था। लेकिन क्या हुआ, इसको जो है, इसमें जो ये ग्रुपिंग का प्रोविजन था वो बड़ी ही एक तरीके से वेग थी। और उसमें कांग्रेस ने ये अपना अंदाज लगाया पढ़ के कि ये ग्रुपिंग जो है ऑप्शनल है। मतलब कोई भी, जैसे मद्रास, जैसे मान लो कल को बलूचिस्तान निकलना चाहे ग्रुप बी से और ग्रुप ए में शामिल होना चाहे तो निकल सकता है। जबकि लीग का व्यू था कि नो, कंपलसरी है, मतलब कि कोई भी निकल नहीं सकता है। यदि निकल जाता तो मुस्लिम लीग को यह था कि कांग्रेस फिर फोड़ लेगी बहुत सारे, और हमको कुछ बचेगा नहीं, हमारे अंदर हमारी जो प्रोविंसेस की जो ग्रुप है वो भी टूट फूट जाएगी। इस बेसिस पे दोनों में तानातानी हुआ। और जो कैबिनेट मिशन के मेंबर थे वो दोनों को अलग अलग बातें कहते थे, दोनों को, नहीं नहीं तुम सही समझ रहे हो कंपलसरी है, लीग को कह रहे हैं, तुम सही समझ रहे हो कांग्रेस ये ऑप्शनल है। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये पार्टीशन जैसा लगता है कि आप पार्टीशन कर रहे हो इतना वीक सेंटर रख करके, और आप इसको कंपलसरी बना के। लीग बोल रहे हैं नहीं नहीं, हमारा तो प्लान था कि हमको अलग सेपरेट नेशन चाहिए, आप तो हमको एक यूनाइटेड दे रहे हो और हमको उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, यहाँ भी हिंदुओं का ही बोलबाला होगा। दोनों ने जो है इसको बारी बारी से रिजेक्ट कर दिया, और उसके साथ ही एक यूनाइटेड इंडिया होने का जो सपना है वो खत्म हो गया। मुस्लिम लीग उसके बाद उन्होंने जो है डायरेक्ट एक्शन का कॉल दे दिया, मतलब कि लड़ के जो है तलवार के बल पे हम सिविल वॉर करके जो है पाकिस्तान लेंगे। ये एक अजीब सी बात थी। और जैसे ही उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया, वैसे ही नोआखाली और कलकत्ता में जो है भीषण जो है सिविल वॉर शुरू हो गए, कत्ले आम शुरू हो गया, वहाँ हिंदुओं की हत्या हुई, और फिर उसके रिएक्शन में बिहार में जो है मुस्लिमों की हत्या हुई, और फिर पंजाब में तो ऐसा भीषण जो है सिविल वॉर हुआ। तो वो जो है चलता रहा, और इससे तंग आकर के उस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी। जब डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया तो मुस्लिमों को उसमें शामिल किया गया, मुस्लिम लीग शामिल हुई उस इंटरिम गवर्नमेंट में। उसके प्राइम मिनिस्टर उस इंटरिम गवर्नमेंट के, उसको वाइस प्रेसिडेंट कहते थे, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वो जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली खान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। मतलब वो एक अलग ताना तानी का दौर है। मुस्लिम लीग ये कहता था कि हम अंदर से भी जो है वो सरकार को फोड़ेंगे तोड़ेंगे, और बाहर से रोड पे भी फोड़ेंगे तोड़ेंगे, जब तक हमें पाकिस्तान ना मिले। और एक तरह से मास फ्रेंजी थी, पूरी कंट्री जो है वो सिविल वॉर में जा रहा था। ब्रिटेन अपने रूल को ख़त्म कर रहा था, पूरी लॉलेसनेस थी, पुलिस, सिपाही, मिलिट्री, जो ब्रिटिश राज का इतना स्टील फ्रेम, वो पूरा चरमराया हुआ था, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जो ये जो टेम्पोररी गवर्नमेंट थी उसमें कोई पावर या ताकत ही नहीं थी कि सिविल वॉर को रोक सके। ऐसे कंडीशन में जो है माउंटबेटन जब अपनी जून 3 प्लान लेकर के आए पार्टीशन का, तो कांग्रेस ने उसको स्वीकार करने में ही भलाई समझी। और उसमें क्या था, जून 3 प्लान कहते हैं माउंटबेटन का, कि दो डोमिनियन स्टेटस होंगे। डोमिनियन मतलब कि ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा तो इंडिपेंडेंट होंगे। उसका नाम होगा इंडिया और पाकिस्तान। और उसकी जो ग्रुपिंग रही वो ऐसा रहा कि ग्रुप ए लगभग इंडिया कहलाया, और ग्रुप बी और सी जो है वो पाकिस्तान कहलाया, ऐसा लगभग। और अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग अलग इंडिया पाकिस्तान का होगा। ये जो माउंटबेटन प्लान है इसको मुस्लिम लीग ने भी माना, कांग्रेस ने भी माना, बहुत ही भारी मन से कांग्रेस ने माना। गांधी जी बहुत दुखी हुए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। 5 जुलाई 1947 को ये इनैक्टमेंट होता है माउंटबेटन प्लान के बेसिस पे इंडिया का पार्टीशन, और 18 जुलाई को वो किंग या क्वीन की जो है उसको कंकरेंस मिलती है, रेटिफिकेशन मिलती है, और इसके बेसिस पे 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, इस लंबे डिस्कशन को यदि हम सम अप करें तो फर्स्ट ये है कि कम्युनलिज्म इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी एंड अटैचमेंट टू वंस कम्युनिटी बेस्ड ऑन सम प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी. प्राइमोर्डियल मतलब जनरली बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी, लाइक रिलीजियन, लाइक कास्ट एंड ऑल. तो उस बेसिस पे यदि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट अफिनिटी अपने ओन कम्युनिटी से है तो उसको कम्युनलिज्म कहते हैं. यहाँ पे कम्युनलिज्म कोई निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन जब आप दूसरे कम्युनिटी से कन्फ्लिक्चुअल, अदरिंग एंड कॉन्ट्राडिक्शन रिलेशनशिप डेवलप करते हो और वो टेंशन को फ्लेयर करता है और ओवरऑल जो नेशनल यूनिटी या सोसाइटी यूनिटी डिसहार्मनी में बदलती है, उसको हम कम्युनलिज्म कह सकते हैं. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट कम्युनलिज्म मीन्स कॉन्फ्लिक्चुअल एंड एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू मेजोरिटी एंड मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज. इसका बहुत ही लिमिटेड मीनिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है. फैक्टर्स विच लेड टू राइज इन कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया, हम लोगों ने देखा ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, द लैग थ्योरी कि दोनों के जो मिडिल क्लास थे उसमें लैग हो गया, रिवाइवलिज्म, गो बैक टू देयर अर्लियर, और दोनों अलग अलग पीरियड में जा रहे थे, अलग अलग हीरो विलन देख रहे थे. कम्युनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे बने, आरएसएस से लेके हिंदू महासभा से लेके मुस्लिम लीग, देवबंद एंड ऑल. डिस्टॉर्टेड हिस्टोरिकल नैरेटिव क्रिएट किया गया, फेलियर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट टू कर्ब कम्युनलिज्म. इसका जो डायरेक्ट कंसेक्वेंसेज जो रहा कम्युनलिज्म का वो पार्टीशन रहा. The negotiation for partition was political dimension of the communalism in colonial India. Partition thou did not end communalism. ये हमें समझना चाहिए कि पार्टीशन से कम्युनलिज्म का जो दानव था उसका अंत नहीं हुआ और कम्युनल पॉलिटिक्स का भी अंत नहीं हुआ. दोनों कम्युनलिज्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स जो है स्टिल कंटिन्यू कर रहा है इंडिया में और हमारे सोसाइटी और पॉलिटी दोनों को प्लेग कर रहा है, बीमार कर रहा है. डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर बने रहें. और जैसा कि मैंने मैसेज में भी दिया था कि मैंने सारे जो पीपीटी वीडियोस हैं सीएनआई के, उन सब को एक पीडीएफ बना करके, और यहाँ पे जो है वेबसाइट जो आपकी है paulsciencehelp.in, इस वेबसाइट पे हमेशा जाते रहें. यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी बहुत और चीज़ों के अलावा. एक तो कि जितनी भी जो लेटेस्ट वीडियो लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी. ऑफ कोर्स कुछ दिनों के बाद तो वो जाएं, और जब कुछ दिन और हो जाएंगे से आपका एग्जाम आ जाएगा तो इकट्ठा जो है पीडीएफ और पीपीटी वीडियो जैसे सीएनआई का मैंने डाला है, ये क्लिकेबल लिंक जो है आपको मिलेंगे. यहाँ तो आप देख सकते हो, लेकिन क्लिकेबल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. लेकिन यदि आप paulsciencehelp.in भी यदि गूगल में लिखते हो www.paulsciencehelp.in तो आप वहाँ जाके खोज सकते हो. इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हो, अपने सवाल को पूछ सकते हो. मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का, यदि वो एक दो लाइन में दिया जाए तो. चलिए, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आपके जो पेपर हुए हैं उसको शेयर करें यूपीटी के और आइडियाज इंस्टीट्यूशन एनसीट इंडिया, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि किस टाइप के पेपर हैं और आगे के स्टूडेंट को उससे हेल्प हो पाए. आपको ये भी बताना है कि सीएनआई की जो पास्ट 3 ईयर पेपर एनालिसिस है वो भी लगभग मैंने बना लिया है. मे बी टुमारो वी विल डिस्कस दैट, उससे भी आपको फायदा होगा. फाइनल में इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि हो सकता है कि अब और वीडियो बनाना संभव नहीं हो, क्योंकि मुझे बताया गया कि आपकी 14th को एग्जाम है और मुझे भी बहुत सारे एंगेजमेंट है. तो मुझे लगता है कि एक यूनिट को यदि आप छोड़ दे, जो नेशनल मूवमेंट है वो तो हिस्ट्री जैसी है, आप वो इग्नू के मटेरियल से या अदर मटेरियल से पढ़ लीजिए इंटरनेट पे, लेकिन अधिकतर मैंने इसमें बना दिया है और पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के बाद तो आपको और बहुत क्लियर हो जाएगी. तो चलिए मिलेंगे टुमारो विथ 3 years पेपर एनालिसिस, पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग दिस सीएनआई एंड बी हैप्पी that lot of support we are able to provide you from Paul Science Help platform. Bye.